हेलो किड्स। तो एक बार फिर से मैं वापस आ गया। कैसे हैं आप सब? संडे का दिन है और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के कमेंट्स में पढ़ रहा था। ठीक है, थैंक यू इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बॉस देखो, पीपीटी मैंने तैयार नहीं की है। अपन लोग नोट्स से ही पढ़ेंगे। नोट्स बनाता जा रहा हूँ और आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और मैं बता रहा हूँ बेस्ट मटेरियल मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ इन दिस टॉपिक। ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ या कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो किसी को पता है? एनी गेसेस? कमेंट बॉक्स में लिखना क्या होगा आंसर इसका। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो ओरिजिनेट होता है हमारा नर्व कॉर्ड से। किससे होता है? नर्व कॉर्ड से ओरिजिनेशन होता है हमारा नर्वस सिस्टम का। और ये जो नर्व कॉर्ड है हमारी, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग। न्यूरॉन्स का नाम सुना है? सुना ही होगा ऑब्वियसली। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मेरे को कोई बताएगा कि न्यूरॉन का ओरिजिन क्या होता है, किस टाइप का न्यूरोनल ओरिजिन होता है? प्लीज कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, कि जब हमारा नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि न्यूरॉन भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा दैट न्यूरॉन्स आर ऑल्सो एक्टोडर्मल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन इन ओरिजिन। ठीक। उसके बाद एक और पॉइंट ऐड कर लो अगर करना चाहो तो, दैट न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। ओके, इतना सबको समझ समझ में आ गया? ओके, स्विच करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं होम्योस्टैसिस की। व्हाट इज होम्योस्टैसिस? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या मतलब होता है इसका स्टूडेंट्स? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे कि ऑस्मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स का बिहेवियर हम बात कर लेते हैं। वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर, मतलब क्या होता है, होम्योस्टैसिस एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग इन सारी चीजों का रेगुलेशन देखते हैं या वो इन सारी चीजों को मेंटेन करता है। अब नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होगा। जब ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो कोई तो पार्ट होगा ना ब्रेन का जो होम्योस्टैसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो पार्ट कौन सा है ब्रेन का? कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि हमारे होम्योस्टैसिस प्रोसीजर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो पॉइंट्स लगा के लिखिएगा दैट मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टैसिस। क्या लिखना है हमको? मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टैसिस।
रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टैसिस। और करता क्या है ये? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, क्या होगा एग्जाम्पल? स्टूडेंट्स बताइए। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग ऑस्मोलैरिटी और बॉडी टेम्परेचर, या थर्मो रेगुलेशन कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, ठीक, लेट्स से शिवांशु है देयर, ठीक। अब शिवांशु क्या करता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करता है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहता है। तो जब फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहेगा तब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी तब हाइपर वेंटिलेशन होगा। जब हाइपर वेंटिलेशन होगा तब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, और जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? ज्यादा ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। और जब ग्लूकोज का ज्यादा ब्रेकडाउन होने लगा तो फिर वो चीज रिजल्ट करेगी बाद में कि हार्ट रेट और ब्लड फ्लो जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर मान लो पर्टिकुलर कोई बच्चा है जो कि रेस्ट फेज में है, जो कि एक्सरसाइज स्टॉप कर देता है, तो वो सारी चीजें वापस से रेस्टिंग फेज में आ जाएंगी। ओके, अच्छा, दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम होता है जो कि साइमल्टेनियसली साथ में वर्क करता रहता है। वो कौन सा सिस्टम है हमारा? जो नर्वस सिस्टम के साथ साइमल्टेनियसली वर्क करता रहता है ताकि बॉडी की प्रॉपरली फंक्शनिंग कराई जा सके, वो होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्लस endocrine system is responsible for proper functioning of body, is responsible for proper functioning of body, proper functioning of body। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स। नोट कर लिया सबने? आगे चले? चलिए, ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूरल सिस्टम के बारे में, ठीक। तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम जो है ना, बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से वर्क करता है। सिंक्रोनाइज तरीके से मतलब कि बॉडी का हर एक ऑर्गन नर्वस सिस्टम से इस तरीके से अटैच है या इस तरीके से रेस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है जिसकी वजह से बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं दैट न्यूरोनल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट जंक्शन, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस की बात करते हैं, सॉरी, कि न्यूरल सिस्टम जो होता है हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट होगा यहां पे दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स point to point connections, point to point connection, ठीक। अच्छा, अभी मैंने बात की न्यूरॉन की, ठीक है, या न्यूरोनल सेल्स। तो क्या न्यूरोनल सेल्स डिवाइड करते हैं? क्या न्यूरोनल सेल्स डिवाइड करते हैं? तो आंसर आएगा कि नो। अब ऐसा क्यों है कि न्यूरोनल सेल्स डिवाइड नहीं करते? ठीक है, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे।
ठीक है, दे डोंट डिवाइड। क्यों, ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज कि एक एसेंशियल एलिमेंट होता है या एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है जो कि इस पर्टिकुलर न्यूरोनल सेल में नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद द नेम ऑफ सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेंट्रियोल्स यहां पर एब्सेंट होते हैं इन द न्यूरॉन्स, दैट्स व्हाई न्यूरॉन्स वोंट डिवाइड। ठीक है, क्या होता है? सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं इन न्यूरोनल सेल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में आना स्टार्ट हो गया था सबसे पहले। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम्स में आना स्टार्ट हो गया था? तो अगर हम लोग फाइलम्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला फाइलम जिसमें नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था वो था सीलेंट्रेटा। क्या था? सीलेंट्रेटा। ठीक है, simplest form of nervous system, simplest form of nervous system is present in simplest form of nervous system is present in phylum Coelenterata। सीलेंट्रेटा। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो मैमेलियंस में ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं सीलेंट्रेटा की तो कोई एक एग्जांपल बता सकते हो आप? कोई एक एग्जांपल बता सकता है? जैसे कि हाइड्रा, एग्जांपल हाइड्रा। ठीक है, एग्जांपल हाइड्रा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने भी बात की हाइड्रा की, अगर हम लोग पीछे वाली स्लाइड को खोलें तो अभी हमने बात की यहां पर हाइड्रा की। ठीक है, या हम लोगों ने बात की अभी सीलेंट्रेटा की। इसमें क्या प्रेजेंट होता है जो कि नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करता है? क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? यहां पर प्रेजेंट होता है गैंग्लिया। क्या प्रेजेंट होता है? गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? बंच ऑफ न्यूरॉन प्लस न्यूरल टिश्यू। क्या होता है स्टूडेंट्स? बंच ऑफ न्यूरॉन प्लस न्यूरल टिश्यू। इसको आप लोग लिख लेंगे। न्यूरॉन प्लस न्यूरल टिश्यू। ठीक है, सब लोग नोट कर लो इसको। कैसी चल रही है क्लास? कमेंट्स में लिखना भूलना नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट नर्वस सिस्टम। अब हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो सब लोग, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। देखो भाई लोगों, मैं पहले बता रहा हूँ, फ्लो चार्ट में पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट में पढ़ना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू कि हम पीपीटी में पढ़ें या पीडीएफ में पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए मैं फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ। आई होप कि ये फ्लो चार्ट आपकी सारी क्वेरी को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अपने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, तो क्या क्या हो सकता है वो?
सबसे पहले वो हो सकता है हमारा पहला पोर्शन जो कि होता है सीएनएस। क्या होता है स्टूडेंट्स? सीएनएस। मेरे साथ फ्लोचार्ट बनाते हुए चलना, टाइम थोड़ा सा बचेगा आपका, ठीक है। पहले होता है हमारा सीएनएस, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरे वाले की बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग पीएनएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पीएनएस भी बोलते हैं। गलती हो गई मेरे से फिर से। ठीक। अब अगर हम लोग सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? सीएनएस में हमारे दो पार्ट आ जाते हैं। पहला आ जाता है हमारा ब्रेन, पहला आ जाता है हमारा ब्रेन, और दूसरा आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वहीं अगर हम बाइफरकेशन की बात करें कि बॉस पीएनएस में कौन कौन सी चीजों में बाइफरकेट कर सकते हैं हम, तो तीन चीजों में हम बाइफरकेट कर सकते हैं। कौन कौन सा? एसएनएस, एएनएस और बीएनएस। क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एसएनएस, एएनएस और बीएनएस, ठीक है। बीएनएस। अब तीनों का फुल फॉर्म क्या होगा? तीनों का फुल फॉर्म की बात करते हैं अगर हम, तो एसएनएस क्या होता है हमारा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है हमारा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है कि ओके, हाँ हम यहां पर थे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है? रेस्पॉन्स के। और रेस्पॉन्स कहां से मिलता है? सीएनएस से मिलता है टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब जैसे कि मान लो कि लोधी है, एक स्टूडेंट हर्ष लोधी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मान लो लोधी है, अब लोधी को किसी ने थप्पड़ मार दिया। अब लोधी को आई गुस्सा, गुस्सा आएगी तो फिर उसका ब्रेन इस चीज का रिस्पॉन्स देगा कि पलट के तुम भी मारो, ठीक है। तो वो सीएनएस से डायरेक्ट स्केलेटल मसल पर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो आएगा अंडर सोमैटिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर हम एएनएस की, तो एएनएस को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दरली डिवाइडेड है दो पार्ट में। पहला है सिंपैथेटिक। क्या है? सिंपैथेटिक। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो एएनएस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अभी हम लोग जो है एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे दैट कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं और पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या चीजें होती हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक के लिए प्लीज। हो गया? ओके। एसएनएस कंप्लीट कर लिया हमने, हमने एएनएस कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं अपने बीएनएस की, ठीक है। कि बॉस बीएनएस क्या होगा होता है, ठीक है।
अब VNS here stands for visceral nervous system, visceral nervous system, ठीक है। What does the word visceral means? visceral visceral का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? visceral का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन्स। क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है VNS हमारा? विसरा या इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर लें तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट CNS से या उनका रिस्पॉन्स CNS से, और CNS का रिस्पॉन्स इंटरनल ऑर्गन्स पर क्या आ रहा है, इसके लिए VNS नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कि इंटरनल ऑर्गन्स ने क्या रिस्पॉन्ड किया CNS को, और CNS ने क्या रिस्पॉन्ड किया इंटरनल ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल हार्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा, या हार्ट ने CNS को कोई सिग्नल भेजा तो भी VNS के अंदर, अगर ब्रेन ने हार्ट को कोई रिस्पॉन्स भेजा या स्टिमुलस भेजा तो भी VNS के अंदर ही वो कंप्राइज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं काइंड ऑफ नर्व फाइबर्स की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? नर्व फाइबर्स की, कि PNS में कितने तरीके के नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। तो अगर हम बात करते हैं नर्व फाइबर्स की तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर्स ऑफ PNS आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं एफरेंट, और दूसरे होते हैं इफरेंट, ठीक है। अब अगर हम एफरेंट की बात करें ना तो इनको हम लोग सेंसरी नर्व फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। अब सेंसरी फाइबर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेंसरी फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू CNS, सेंसरी ऑर्गन टू CNS या ब्रेन। कहां पर? ब्रेन में, ठीक है। और इफरेंट क्या होते हैं? मोटर फाइबर्स होते हैं। इफरेंट क्या होते हैं? इफरेंट फाइबर्स को हम लोग मोटर फाइबर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? मोटर फाइबर्स। अब ये क्या करते हैं? इसका जस्ट उल्टा करेंगे। यहां पर क्या हो रहा था कि सेंसरी ऑर्गन जो है वो आपका CNS या ब्रेन तक आपका सिग्नल कैरी कर रहा था, लेकिन अब जो ब्रेन का सिग्नल होगा या ब्रेन का जो मैसेज होगा वो आएगा आपके सेंसरी ऑर्गन तक, ठीक है। वो आएगा सेंसरी ऑर्गन तक। आई होप सो आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, अब हम लोगों ने बात कर ली, सोमैटिक नर्वस सिस्टम पूरा हो गया। यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उससे पहले जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ ना, आप वो चार्ट एक बार कंप्लीटली बना लो, ठीक है। यार मेरे से डेली हो जाता है ये। ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम। अब यहां पर हम लिखेंगे पहले सिंपैथेटिक और यहां पर हम लिखेंगे पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, का पार्टीशन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब पार्टीशन करने के बाद पहले समझो, अब पहले समझो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां कहां पर वर्क करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां कहां पर वर्क करता है। तो जब आपको डर लग रहा हो, ठीक, या जब आप भाग जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का एक्टिव होता है इन द कंडीशन ऑफ फाइट, फ्लाइट या फिर फ्राइट। या तो आप डरे हुए हो, या तो आप लड़ना चाहते हो, या तो फिर आप भाग जाना चाहते हो। इन तीनों कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है या ज्यादा वर्क करता है इन द कंडीशन ऑफ फाइट, फ्लाइट या फ्राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल होता है या फिर यूज किया जाता है इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। किस कंडीशन में यूज किया जाता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में, रेस्ट कॉमा डाइजेस्ट। ठीक है, अब सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर हम लोग सिंपैथेटिक की बात करेंगे और आप डरे हुए हो, तो फिर हार्ट रेट बढ़ेगा कि घट जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि डरे हुए हो, आपको डर लग रहा है या फिर लड़ने जा रहे हो, तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आप रेस्ट की कंडीशन पे हो, ठीक है, तो फिर एज सच कुछ इंक्रीज इन हार्ट रेट नहीं होता, तो फिर यहाँ पे हम लोग डिक्रीज लिख देंगे। ठीक है, अब जब हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है सिंपैथेटिक में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सीओ का मतलब यहां पर है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, HR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, कार्डियक आउटपुट। अच्छा, अब हम लोग प्यूपिल ऑफ आई की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी डिक्रीज करेगा। वैसे रेस्ट की कंडीशन में बैठे हो तब फिर क्या आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ना है? प्यूपिल ऑफ आई की बात करते हैं, प्यूपिल ऑफ आई की बात करते हैं। कभी हॉरर मूवी देखी है? कभी हॉरर मूवी देखी है? जैसे ही आपका सबसे ज्यादा ट्रैजिक मोमेंट आता है हॉरर मूवी में, तो आपकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है। या जब आप एकदम से कहते नहीं है कि आपने मेरे को एकदम से क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, है ना? मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डायलेशन हो जाएगा प्यूपिल ऑफ आईज का। ठीक है, और यहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्शन। सलाइवेशन की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो डरे हुए जब होगे तब क्या भूख लगेगी? तो फिर सलाइवेशन, भूख लगने का मतलब या तो फिर आपका सलाइवा का सेक्रेशन नहीं हो रहा होगा वहां पे। ठीक है, सलाइवेशन कब होता है? जब आपको भूख लगी होती है, आपके सामने बहुत अच्छा खाना पड़ा होता है। ठीक है, तो जब आपको खाना खाने का मन ही नहीं है, ठीक है, या आप डरे हुए हो, तो फिर सलाइवेशन यहां पर एब्सेंट रहेगा। ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहां पर सलाइवेशन प्रेजेंट रहेगा, यहां पर एब्सेंट रहेगा। जितने भी हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की बात कर लेते हैं अगर हम, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जैसे कि आपका पैंक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे सिक्रीशंस हो गए, वो सारे यहाँ पर
एब्सेंट होते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, जबकि यहां पर प्रेजेंट रहेंगे या अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की, एड्रिनल ग्लैंड्स की, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स, इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इमरजेंसी हार्मोन्स। तो ये सिंपैथेटिक की कंडीशन में वर्क कर रहे होंगे, बट नॉट इन द कंडीशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब सीधी सी बात इतनी सी है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक है, प्यूपिल की डायलेशन हो गई है, तो फिर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा, और यहां पर नो चेंज, मतलब नॉर्मल ब्लड फ्लो ही रहेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप पूरा टेबल नोट कर लो, ठीक है। हो गया? चलो अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही छोटे से सेल की, यूनिट की, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, न्यूरॉन की, ठीक है, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखता कैसा है। तो हेडिंग डालिए सब लोग अपने में, अपनी कॉपीज में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। हेडिंग्स डाल दी सबने? अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ड्रॉ करना सब लोग। आई होप सो इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। ठीक।
तो ये हमारी बन गई स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की अगर हम बात कर लें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा हेड वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेल बॉडी, या इसको हम लोग कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइटोन। साथ ही साथ इसको हम लोग बोलते हैं सोमा या पेरिकैरियन। कौन सा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल बॉडी, साइटोन, सोमा या फिर पेरिकैरियन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेरिकैरियन। अब मेरी बात समझो कि ये जो ब्लू कलर से आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, अगर हम लोग सेंटर पोर्शन की बात कर लेते हैं, ये क्या है? तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं नेजल ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेजल ग्रैन्यूल्स, नेजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने मिड वाले पोर्शन की। तो मिड वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये पहला पोर्शन हो गया सेल बॉडी का। बीच वाला पोर्शन जो है ये हो गया हमारा एक्सॉन, और ये जो लास्ट पोर्शन है, एंडिंग वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, ये पहला पोर्शन है हमारा एक्सॉन का। ठीक है, और ये क्या है हमारा? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब जो आपका फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, या जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है उसको आप टर्मिनल बोलते हो। तो यहां पर न्यूरॉन खत्म हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूरो एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब इसके इंटरनल पार्ट्स की हम लोग लेबलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप पहले इसको इतना बना लो। हो गया? ओके। अच्छा, अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है? इस मेम्ब्रेन का नाम होता है एक्सोलेमा। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? एक्सोलेमा। ठीक है, और ये जो हमारे पास ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है, अब माइलिन शीथ हो गया हमारा, एक्सोलेमा हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जो प्रेजेंट होता है एक्सॉन के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ओपनिंग्स दिख रही हैं आपको, हर माइलिन शीथ के बीच की जो ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग को बोला जाता है नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रैनवियर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, आप ये पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे, कि अगर मान लो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन को अगर एक्सोलेमा बोल रहे थे, अगर मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन को एक्सोलेमा बोल रहे थे, तो मेम्ब्रेन ऑफ माइलिन शीथ को क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन ऑफ माइलिन शीथ को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स न्यूरीलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा। इसका नाम होता है न्यूरीलेमा। ठीक है,
और ये जो हमारा एंडिंग वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक वेसल। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक साइनेप्टिक वेसल या वेसिकल। तो ये था आपका पूरा न्यूरॉन का डायग्राम। आई होप सो आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा, ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीएनएस की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? सीएनएस की। अगर सीएनएस के बारे में हम देखें तो सीएनएस क्या होता है? सीएनएस या फिर जो हमारा ब्रेन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सीएनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सीएनएस में पहले तो हमारे दो पार्ट्स आते हैं। ठीक है। पहला है हमारा ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है स्टूडेंट्स? पहला है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो जब अगर हम बात कर लेते हैं कि बॉस ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ब्रेन क्या है हमारी बॉडी का? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। It is also responsible for thermoregulation. It is also responsible for thermoregulation. It is also responsible for thirst. ठीक है। It is also responsible for our voluntary and involuntary actions. Voluntary and involuntary, फ्लैश नहीं होगा, voluntary and involuntary actions। अब बेसिक डिफरेंस मेरे को बताओ आप लोग, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है वैसे ऑर्गन्स जो आपके कंट्रोल में हो, जैसे कि मेरा मन किया तो मैंने इस हाथ का मूवमेंट ऐसे कर दिया। ठीक है। और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, स्टिल दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन्स। ठीक है। हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है वो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो उस चीज का कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आपके लंग्स, जैसे कि हमारा हार्ट, जैसे कि हमारा किडनी, लिवर, स्टमक, एनीथिंग। ठीक है। वो सारे आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सर्केडियन साइकिल, सर्केडियन साइकिल फॉर 24 आवर्स, फॉर 24 आवर्स। ठीक है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो बॉस अगर किसी का ब्रेन स्टेबल नहीं है तो फिर उसके बिहेवियर पैटर्न में भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेन की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ओके, ये इतना हो गया। अब मैं आपको एक ब्रेन का सेक्शनल एरिया दिखा देता हूं, फिर हम लोग आगे ब्रेन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट वेयर द गूगल इज। गूगल, गूगल एज से काम कर लेते हैं। ठीक है। ओके।
ओके ओके, तो हमने यहाँ से ब्रेन का इमेज कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब नाउ इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रेन का डायग्राम। अब इसको देखकर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे मत चले आना, जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना आप नोट करते चले आना, ओके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ना कि ब्रेन हमारा किस चीज से प्रोटेक्टेड होता है, तो वो होता है हमारा स्कल से प्रोटेक्टेड। पहला पॉइंट तो यही होगा कि ब्रेन जो होता है हमारा स्कल से प्रोटेक्टेड होता है, वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। अब स्कल के अंदर क्या होता है, स्कल के जस्ट इनसाइड ना चॉक एब्जॉर्बर टिश्यूज होते हैं, जिनको हम लोग क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है, जो कि स्कल के अंदर होगा। क्रेनियल मेनिंजेस जो कि आपका स्कल के अंदर होगा, ठीक है, और एक्ट करेगा एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग कर लेते हैं कि स्कल में कितनी बोन्स आती हैं हमारी, तो स्कल के अंदर हमारी बोन्स आती हैं समवेयर अराउंड
22 22 बोन्स आर देयर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन ब्रेन्स। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रेनियल मेनिंजेस कितने टाइप की होती है, मतलब कितने पार्ट्स होते हैं इसके, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? ड्यूरा मैटर, अराकनॉइड और पाया मैटर। क्या होता है? ड्यूरा मैटर, अराकनॉइड और पाया मैटर। हम लोग लिख लेते हैं इसको पहले। ड्यूरा मैटर, अराकनॉइड और पाया मैटर। पाया मैटर, ठीक है। तो ये हमारे क्रेनियल मेनिंजेस के पार्ट्स होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगर हम अपने ब्रेन स्टेम की। किसकी बात करते हैं? ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ब्रेन स्टेम में आते हैं हमारे 3 पार्ट्स आते हैं ब्रेन के। कौन कौन से? सबसे पहले आता है अपना पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो कंप्राइज करता है पॉन्स, ओके सॉरी, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की बात अगर हम कर लेते हैं तो ब्रेन स्टेम हमारा कंप्राइज करता है क्या? ब्रेन स्टेम कंप्राइज करता है हमारा सबसे पहले पॉन्स वाला पोर्शन, फिर मिड ब्रेन, और साथ ही साथ मिड ब्रेन की अगर हम लोग बात कर लें तो मिड ब्रेन के साथ में जो हमारा नेक्स्ट मैटर होता है वो होता है मेड्यूलरी पोर्शन, या फिर हम लोग कह सकते हैं मेड्यूला, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं उसको मेड्यूला, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं फॉर ब्रेन की, तो फॉर ब्रेन में आता है हमारा सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम प्लस थैलेमस प्लस हाइपो प्लस हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारा टोटल तीनों चीजों को ऐड कर दे तो हमारा फोर ब्रेन वाला पोर्शन बन जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग थैलेमस की बात करें ना तो थैलेमस को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है या थैलेमस के अंडर प्रेजेंट होता है। कल जब हम लोग स्किन का पढ़ रहे थे ना टॉपिक, तो डर्मिस के जो नीचे वाली लेयर थी वो थी हाइपोडर्मिस, मतलब इंटरनल लेयर डर्मिस की। सो दैट्स वाई कि जब थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है ना तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है थैलेमस। इस वजह से इसका नाम रखा गया है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब सेरिब्रम में ना एक डीप क्लेफ्ट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं ना सेरिब्रम की, तो एक अ डीप क्लेफ्ट इज प्रेजेंट, अ डीप क्लेफ्ट इज प्रेजेंट। अब ये डीप क्लेफ्ट क्या होता है ना कि दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इनटू टू हाफ्स, ठीक है। प्रेजेंट एंड डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। अब टू हाफ्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कॉलियोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कॉलियोसम। इसको आप लोग पूरा नोट कर लो।
अब इसके आगे की बात अगर हम करते हैं तो ये सेरेब्रम की बात हो गई। सेरेब्रम के अंदर जो होता है, सेरेब्रम के अंदर बात करते हैं अगर हम, तो सेरेब्रम के अंदर एक लेयर होती है जो कि कवर कर रही होती है, जो कि दो हेमिस्फीयर में हमने डिवाइड किया था ना, ठीक है। ये जो दो हाफ्स में डिवाइड करे थे इनको हम लोग हेमिस्फीयर्स भी कहते हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर्स। तो अगर हम हेमिस्फीयर्स की बात कर लेना स्टूडेंट्स, तो हेमिस्फीयर्स का सीन ये होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने थैलेमस की। किसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स? थैलेमस की बात कर लेते हैं। थैलेमस जो होता है ना, ह्यूमन बॉडी का रिले सेंटर भी कहा जाता है, रिले सेंटर भी बोलते हैं हम इसको। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्नाइजिंग द थिंग्स, कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है या ये रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है ना कि सबसे पहले क्या होता है, कोई सेंसरी स्टिमुलस आया इस पर, ठीक है, सेंसरी स्टिमुलस इस पर आया, सेंसरी ऑर्गन का मैसेज इस पर आया, तो ये क्या करेगा, ब्रेन को सिग्नल देगा, ठीक है। ब्रेन फिर मोटर नर्व को देगा, मोटर फाइबर को देगा, उसके बाद मोटर फाइबर क्या करता है, वापस से सेंसरी ऑर्गन को रिस्पॉन्सेस भेज देता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था थैलेमस को भी हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थैलेमस। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा हाइपोथैलेमस का, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारा, सबसे पहले मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की तरह वर्क करता है, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम इसे बोलते हैं हम, ठीक है। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हमने इसको बोल दिया, अब ये क्या करता है ना, ये दोनों तरीके से काम करता है, वर्क लाइक बोथ, न्यूरल सिस्टम की तरह भी वर्क करता है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी वर्क करता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी वर्क करता है, ठीक है, ओके। जितना भी हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन वाला चीज है, ईटिंग वाला चीज है, एपेटाइट की चीज या थर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो वो सब कौन रेगुलेट करता है, हमारा हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करेगा, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, थर्स्ट एंड अर्ज टू ईट, अर्ज टू ईट, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट फॉर योर हाइपोथैलेमस। अगर हम लोग ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं ना, तो ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट आता है ना, अगर हम लोग ब्रेन के डीप में जा रहे होते हैं, ठीक है, अंदर 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 और अंदर, ठीक है। सो देयर इज अ सब्सटेंस या देयर इज अ पार्ट कॉल्ड अमैग्डिला,
क्या कहते हैं, अमैग्डिला। ठीक है, तो अब अमैग्डिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सॉरी स्पेलिंग वाज रॉन्ग, मैंने गलत लिख दिया, अमिगडला होगा यहाँ पे, अमिगडला होगा, सॉरी माय मिस्टेक। क्या होता है, अमिगडला। ठीक है, अमिगडला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर एंड रेज, एंगर एंड रेज, ये पोर्शन होता है हमारा। ठीक है, अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सो नेक्स्ट पार्ट इज हिप्पोकैम्पस। क्या होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट वाज हिप्पोकैम्पस। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई कि ये पर्टिकुलर जो अमैग्डिला शेप का होता है ना, सॉरी, ठीक है, ये आलमंड शेप का होता है। किस शेप का होता है, आलमंड शेप का होता है। ठीक है, अब हिप्पोकैम्पस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, कन्वर्जन कराता है, कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म, इनटू लॉन्ग टर्म, इनटू लॉन्ग टर्म। ठीक है, हिप्पोकैम्पस वाला पोर्शन होता है यहाँ पर फिनिश। और अगर हम लोग इसको दोनों को ज्वाइन कर दें प्लस हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा ये पूरा एंटायर टॉपिक बन जाता है, ये एंटायर पार्ट बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अगर हम अमैग्डिला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस के पोर्शन को ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा पार्ट बनता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डालते हैं अपनी मिड ब्रेन की। ठीक, अब मिड ब्रेन, ठीक है, अब मिड ब्रेन नाम से समझ में आ रहा है, मिड मतलब मिडिल में। ठीक है, तो जब मिड ब्रेन की बात करते हैं तो मिड ब्रेन कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ ब्रिज। ठीक है, जो कि आपको आपके फोर ब्रेन को और आपके हाइंड ब्रेन को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा दैट इट, मिड ब्रेन लिखते हैं पहले, दैट इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स forebrain to forebrain to hindbrain, hindbrain। अब यहां पर एक बहुत ही एसेंशियल चीज प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ये क्या करता है, इसका वर्क क्या है कि पर्टिकुलर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये क्या करेगा ना स्टूडेंट्स, कि चार हमारे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन चार स्ट्रक्चर्स को हम लोग बाइफरकेट करते हैं अपर टू हाफ्स में और लोअर टू हाफ्स में। अपर टू हाफ्स को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सुपीरियर, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। और अगर हम लोग नीचे के दो की बात करते हैं, नीचे के दो लोब्स की बात कर लेते हैं अगर, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अब जैसे कि मान लो शिवम है, ठीक,
शिवम कॉलेज गया, अब कॉलेज में शिवम ने देखी एक लड़की, ठीक, या कॉलेज से घर जा रहा था, रास्ते में उसको दिखी एक लड़की, तो जो ब्रेन का और आई का कांटेक्ट होता है ना, या सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है। इट इज द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन आई एंड नेक, ठीक है। और सेम चीज इंफीरियर कॉलिक्यूलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ईयर एंड नेक। क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ईयर एंड नेक, ठीक है। और ये जो 4 लोब्स होते हैं ना, इन 4 लोब्स को ही हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। बिकॉज क्वाड्री मतलब क्वाड मतलब 4, ठीक है, एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाज द नेम, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाज द नेम, ठीक है। इसी के साथ एक डक्ट भी आती है, जिस डक्ट को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि इसी के साथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट है हमारा हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन। पहले ही बताया था मैंने आपको कि ये क्या कंप्राइज करता है। सबसे पहले आपका पॉन्स वाला पोर्शन, ठीक, फिर आपका सेरिब्रम, ठीक, फिर आपका क्या करता है, आपका जो कंप्राइजिंग एलिमेंट है वो है आपका मेड्यूला या मेड्यूलरी पोर्शन, ठीक है। अगर अब हम सेरिब्रम की बात करें ना, तो सेरिब्रम जो है बॉडी पॉस्चर के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बॉडी पॉस्चर के लिए, बॉडी पॉस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, ठीक। और वहीं अगर हम बात करें मेडुला की, तो मेडुला के पास काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेंटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर respiration, reflexes and gastric secretion. These centers are responsible for respiration, gastric secretion और साथ ही साथ CVS response, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है था हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट या पोर्शन। तो क्लास कैसी लगी? आई होप सो बहुत ही इजी लगी होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब की बात करते हैं, ये था हमारा पूरा टॉपिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल वाले टॉपिक मैंने स्किप कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो आपके यूजफुल में नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं एक्शन पोटेंशियल वाला उसका प्रोपगेशन भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल माय टाइम, थैंक यू, जय हिंद।